सुस्वागतम। आज हम संस्कृत विषय के संस्कृत भारती भाग 4 कक्षा 8 का पाठ 5 गुरु भक्त आरुणि अर्थात गुरु भक्त आरुणि के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं हर बार जैसा आपको बताता हूँ कि किसी भी चैप्टर का संस्कृत अनुवाद करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है। पहले उस चैप्टर की संस्कृत पंक्तियों को हमें रफ कॉपी में नोट कर लेना है और उसको करने के बाद उसके नीचे जो चैप्टर के नीचे जो शब्दार्थ दिए हुए हैं वो शब्दार्थों में से जो भी कठिन शब्दार्थ है उनका अर्थ इस तरह से नीचे लिख लेना है। इसके बाद अनुवाद करने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जिस वर्ड पर कुछ नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है उस मूल वर्ड को पढ़ना है हमें, और जिसके नीचे लिखा हुआ है मीनिंग उस मीनिंग को पढ़ना है। इस तरह से हम जैसे पढ़ते जाएंगे अपने आप हमारा अनुवाद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा और सरल तरीका है, सरल और उत्तम तरीका है। ठीक है, तो मैंने आपके सामने ये एक उदाहरण लिखा है, एक फर्स्ट पैराग्राफ इसको आपको बताया गया है। प्राचीन कालस्य कथा अस्ति, प्राचीन काल की, और इसमें स्य जो है वो षष्ठी विभक्ति एकवचन है, अर्थात षष्ठी विभक्ति एकवचन में क्या होता है, का, के या की का प्रयोग होता है। तो प्राचीन काल की कथा अस्ति, कथा ऐसे पढ़ेंगे और अस्ति का है, तो क्या अर्थ हो गया, प्राचीन काल की कथा है। एकस्मिन् आश्रमे ऋषि धौम्य शिष्य सह वसति स्म। एकस्मिन यानी एक, इसमें अस्मिन पे मैंने अंडरलाइन कर दी, यानी हमें एक पढ़ना है। आश्रम में यानी आश्रम, और उसके साथ क्या पढ़ना है नीचे वाला, में। तो एक आश्रम में ऋषि धौम्य और शिष्यों के साथ, ऋषि धौम्य शिष्यों के, शिष्य यानी शिष्यों के, सह यानी साथ में। सह जो सह का प्रयोग हमेशा तृतीया विभक्ति के साथ होता है, तो यहाँ ये शिष्य तृतीया बहुवचन है। तो शिष्यों के साथ वसति स्म, रहते थे। स्म का अर्थ थे, पास्ट टेंस है। ते शिष्यः आश्रमं निक्षा कृषि क्षेत्रेण कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति स्म। ते शिष्यः, वे शिष्य, वे सब शिष्य। आश्रमम यानी आश्रम, आश्रमम निक्षा आश्रम के पास, निक्षा अव्यय शब्द है, इसका अर्थ होता है के पास, आश्रम के निकट या आश्रम के पास। कृषि क्षेत्रेषु यानी कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्र में, खेत में, है ना। कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति, इसमें कृषि कार्य कर रहे थे, कृषि कार्य भी, अपि का मतलब भी, कर रहे थे। तेषु एक अतीव सरल बालक आसीत, उनमें एक बहुत, अतीव यानी बहुत, सरल बालक था। तस्य नाम आरुणि आसीत, उसका नाम आरुणि था। वर्षा काले एकस्मिन् दिवसे प्रचंडा वृष्टिरभवत्, वर्षा काल में, बारिश के समय में एक दिन प्रचंड यानी तेज बारिश हुई, अभवत का मतलब हुई। पूर्वम धान्य क्षेत्रे धान्यम रोपितम आसीत, पूर्वम यानी पहले से ही, धान्य क्षेत्र यानी चावल के खेत में, धान्यम यानी चावल, रोपितम आसीत यानी लगे हुए थे, लगाए हुए थे, पहले से ही चावल के खेत में चावल लगे हुए थे। अतः तत्र जलम रक्षणीयम आसीत, इसलिए तत्र यानी वहाँ, जल पानी को, रक्षणीयम आसीत रक्षा करने योग्य था, मतलब वहाँ पानी रोका जाना आवश्यक था। गुरुधौम्य आरुणिम आहूय अवदत्, गुरुधौम्य ने आरुणि को आहूय यानी बुलाकर, अवदत् का मतलब बोला। आरुणे, हे आरुणि, धान्य क्षेत्रम गच्छ, चावल के खेत में जाओ। तत्र जलस्य रक्षणम कुरु, तत्र यानी वहाँ,
जलस्य यानी जल की, रक्षणम कुरु रक्षा करो। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ पूरा हो गया। अब इसके आगे का मैं आपको इस बुक के चैप्टर में से पढ़ाता हूँ। रक्षणम कुरु यानी रक्षा करो। 2 पैराग्राफ, फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ इसमें आ चुके हैं। अब मैं आपको थर्ड पैराग्राफ से पढ़ा रहा हूँ। त्वरितमेव आरुणि धान्य क्षेत्रम प्रति अगच्छत। शीघ्र ही आरुणि चावल के खेत में, शीघ्र ही आरुणि चावल के खेत में, की ओर, प्रति का मतलब की ओर। ये भी अव्यय शब्द है। प्रति जो शब्द है ये जब भी प्रयोग होता है इसके साथ वाला जो शब्द है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो ये धान्य क्षेत्रम यहाँ द्वितीय एकवचन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और त्वरितम एव ये इसका संधि विच्छेद हुआ है। त्वरितम धन एव यानी शीघ्र ही चावल के क्षेत्र की ओर गया या चला गया। एकस्मिन् समय स्थले, एकस्मिन् स्थले क्षेत्रबंध भग्न आसीत्। एकस्मिन् स्थले एक स्थान पर, क्षेत्रबंध यानी जो बांध, जो खेत पर जो बांध बना है, जो छोटा सा वो रोका जाता है पानी को रोकने के लिए, जो बांध सा बनाया जाता है, क्षेत्र बंधन किया जाता है, वो भग्न का मतलब टूटा हुआ, आसीत का मतलब था। तेन कारणेन क्षेत्रस्य जलम, उसके कारण से, तेन कारणेन का मतलब उसके कारण से, क्षेत्र का यानी खेत का, जल बही यानी बाहर, निर्गच्छति स्म बाहर निकल रहा था, जा रहा था, उसके कारण से खेत का जल बाहर जा रहा था। जलस्य रक्षणार्थम, इसमें जो स्म शब्द है इसको किसी भी लट लकार धातु के पीछे जोड़कर, लट लकार यानी वर्तमान काल, उसकी धातु के पीछे जोड़ देते हैं तो ये क्या बन जाता है, पास्ट टेंस बन जाता है, भूतकाल बन जाता है। तो वर्तमान काल से भूतकाल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जलस्य रक्षणार्थम क्षेत्रस्य बंध अवश्यम रक्षणीय। जल की रक्षा के लिए, रक्षणार्थम, अर्थम यहाँ जो इसमें आया है, अर्थम का अर्थ होता है के लिए, तो जल की रक्षा के लिए क्षेत्रस्य बंध, खेत का जो बंध था उसकी अवश्य रक्षा करनी चाहिए। इति आरुणि अचिंत्यत, इति धन आरुणि, ऐसा, इति का मतलब ऐसा, आरुणि ने अचिंत्यत का मतलब सोचा। भग्ने क्षेत्र बंधे आरुणि मृतिकाम स्थापितवान। भग्ने यानी टूटे क्षेत्र बंध पर, जो वो बंध जो बना हुआ था उस पर आरुणि ने मृतिकाम यानी मिट्टी, स्थापितवान यानी डाली। परंतु त्वरित में उग्रेण जल वेगेन मृतिका प्रवाहिता, लेकिन, परंतु यानी लेकिन, त्वरित में शीघ्र ही, उग्रेण यानी तेज जल प्रवाह से, जल वेग से, मृतिका यानी मिट्टी, प्रवाहिता यानी बह गई। आरुणि बार बार वारंवारम क्षेत्र बंधे मृतिकाम अशिपत। आरुणि ने बार बार क्षेत्र बंध को, खेत के बंध को में मिट्टी अशिपत यानी फेंकी। परंतु सकला प्रयासा व्यर्था एवा भवन। परंतु सकला यानी समस्त प्रयास, व्यर्थ एवा भवन यानी व्यर्थ ही हो गए। आरुणि एकम उपायम चिंतितवान। आरुणि ने एक उपाय, चिंतितवान का मतलब सोचा। क्षेत्रबंधे अस्मिन् स्वयमेव शयित्वा जलावरोधम करिष्यामि। इस क्षेत्र बंध को, इस खेत के बंध को, स्वयमेव खुद ही, स्वयं धन एव खुद ही, शयित्वा यानी सोकर, जलावरोधम यानी पानी का अवरोध, पानी को रोकूंगा,
जलावरोधम करिष्यामि यानी पानी को रोकूंगा। स तस्मिन् भग्ने क्षेत्रबंधे कंदर्माक्ते जले लंबमानः अतिष्ठत्। स यानी वह, तस्मिन् भग्ने उस भग्ने यानी टूटे हुए क्षेत्रबंध में, कंदर्माक्ते यानी कीचड़ से युक्त, जले यानी जल में, लंब माना यानी लेट, अतिष्ठत यानी गया। मतलब वो उस टूटे हुए क्षेत्रबंध में जो कीचड़ युक्त क्षेत्रबंध था, कीचड़ युक्त पानी था, उसमें खुद ही लेट गया। जलस्य प्रवाह रुद्ध, जल का प्रवाह, पानी का जो प्रवाह था, बहना था, वो रुद्ध यानी रुक गया। ऊपरी वृष्टि शरीरे शैत्यम कष्टम च, ऊपर की जो बारिश थी, ऊपर से जो बारिश आ रही थी, वर्षा थी, उसने शरीरे यानी शरीर में शैत्यम कष्टम च, मतलब उससे ठंडक और कष्ट पैदा हुआ। तदापि धान्य क्षेत्रस्य रक्षणाय आरुणि तत्र तथैव अतिष्ठत्, तब भी चावल के खेत की रक्षा के लिए आरुणि, तत्र यानी वहाँ, तथैव यानी वहीं, अतिष्ठत का मतलब रुका रहा, लेटा रहा। इसमें चित्र भी दिया गया है। अब इसके बाद अगला पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ है। संध्या आगता, शाम हो गई, आगता यानी आ गई। वृष्टिर अपगता यानी बारिश, अपगता यानी रुक गई। आरुणि धान्य क्षेत्रात् न प्रत्यागच्छत, आरुणि चावल के खेत से न प्रत्यागच्छत नहीं लौटा। आश्रम में गुरु धौम्य चिंतितो अभवत, आश्रम में गुरु धौम्य चिंतित अभवत का मतलब हो गया। आश्रम में जो गुरु धौम्य थे वो चिंतित हो गए। स शिष्य स क्षेत्रम अगच्छत, वह शिष्यों के साथ क्षेत्रम यानी खेत में अगच्छत यानी गए। दूरात धौम्य आरुणिम आव्यत, दूरात यानी दूर से, धौम्य ने आरुणि को आव्यत का मतलब पुकारा। दूर से ही, खेत पे पहुंचने से पहले दूर से ही धौम्य ने आरुणि को पुकारा। क्षेत्र बंदे तथैव लंबमाना आरुणि उच्चई उत्तरत, खेत के बंध में, तथैव का मतलब वहीं, लंबमाना यानी लेटे हुए, आरुणि ने उच्च यानी जोर से, उत्तरत यानी उत्तर दिया। गुरुपाद यानी हे गुरुजी, अत्र क्षेत्र बंधे शयित अस्मि, यहाँ खेत के बंध पर सोया हुआ हूँ। सर्वे तत्रागच्छन, सभी वहाँ, तत्रा यानी वहाँ, अगच्छन यानी चले गए। पूर्णतया आर्द्रम कंदर्माक्तम, पूर्णतया आर्द्रम कंदर्माक्तम च आरुणिम दृष्ट्वा धौम्यस्य हृदयम स्नेहेन आर्द्रम अभवत। पूर्णतया पूर्ण रूप से, आर्द्रम का मतलब गीला, और कंदर्माक्तम यानी कीचड़ से युक्त, आरुणि को दृष्टवा यानी देखकर, यहाँ दृष्ट धातु धन कत्वा प्रत्यय, कत्वा का अर्थ होता है करके, देख करके, धौम्य की, हृदयम यानी हृदय से, स्नेहन दिल से, उनका स्नेह यानी प्रेम से, आर्द्रम यानी गीला, अभवत का मतलब हो गया। सोवदत वह बोला, सोवदत वह बोले, उत्तिष्ठ आरुणे उठो आरुणि, जय आरुणि उठो। त्वं परिश्रमेण निष्ठया स सर्वेषां हृदयम जित्वानसि, तुम परिश्रम से, च का मतलब और, निष्ठा से, या तृतीया एक वचन है, इसका अर्थ इसमें से लगता है। सर्वेषाम सभी का, ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसमें काके की लगता है। सभी का हृदय जित्वानसि जीत गए हो। ऐसा आरुणि स्वस्य गुरु भक्तया कर्तव्य निष्ठया च संसारे सर्वदा स्मरणीयो अभवत। यह आरुणि अपने, स्वस्य यानी अपने, गुरु भक्ति से और
कर्तव्य निष्ठा से संसार में हमेशा के लिए स्मरणीय हो गया। यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपके वर्ड मीनिंग है। जो भी आपको वर्ड मीनिंग नहीं आते हैं, आपको सर्वप्रथम मैंने आपको बताया था कि आपको सर्वप्रथम ये चैप्टर की लाइनें, पंक्तियां आपको संस्कृत वाली रफ कॉपी में उतारनी है, फिर उसकी हिंदी करने की कोशिश करनी है उस तरह से वर्ड मीनिंग नोट करके। जब वो आप पूरा उसको समझ जाओ, इसको ध्यान से सुनो, फिर उसको लिखो, फिर समझ जाओ, उसके बाद आपको इसके अभ्यास करने हैं। अभ्यास के प्रश्न करने हैं। पहले आपको ये बिना देखे करने की कोशिश करनी है। इसके बाद जब आप एक बार बिना देखे कर लें, तब इसके बाद इसके नीचे मैंने उत्तर माला भी दी हुई है आपको, है ना, इसका आंसर की भी दी हुई है। आप उससे चेक करें। चेक करने के बाद फिर इसको फेयर कॉपी संस्कृत में आपको उतारना है। चेक करने के बाद उसे देखकर उतारना है ताकि गलती नहीं हो, और उसके बाद आपको चेक कराना है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या बिंदु दिए हुए हैं। जैसे इसमें एक ये संधि दी हुई है। इस संधि में आपको कुछ संधियाँ दी हुई है, जैसे इत्यारुणी, जो इसमें प्रमुख प्रमुख संधियाँ आई है। तो इसका हो गया, मैंने अभी चैप्टर पढ़ाते वक्त आपको समझा दिया था। इति धन आरुणी, एवा भवन, एव धन अभवन, इस तरह से आप इसको पढ़ लेना। ऐसे उपसर्ग इसमें बताया हुआ है। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है कि ऐसे शब्द जिनके ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर, कहाँ जुड़ते हैं उपसर्ग, आगे, आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर दें या कुछ विशेष अर्थ पैदा कर दें, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, केवल एक गम धातु दी हुई है। गम का अर्थ होता है जाना। तो ये देखो यहाँ सारी गम धातुएं दी हुई है, उसके आगे अलग अलग उपसर्ग लगाए गए हैं। जैसे निर उपसर्ग, आ उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, अप उपसर्ग और उप उपसर्ग। जैसे ये उपसर्ग लगाएं, धातु गम ही है, सबकी सेम है, लेकिन अर्थ कैसे बदल गए हैं। निर्धन गम तो निकलना, आधन गम यानी उल्टा अर्थ हो गया, अपोजिट, आना। प्रति डैश आधन गम तो लौट आना। अप धन गम, अप और गम तो दूर चला जाना या उझल हो जाना। उप गम तो समीप जाना। इस तरह से इसका अर्थ बदल जाते हैं। उपसर्ग, जो भी उपसर्ग लगेगा उसके आधार पर उसका अर्थ बदल जाता है। ऐसे इसमें एक अव्यय शब्द प्रयोग हुआ है, निक्षा, जो और प्रति, दो अव्यय शब्द प्रयोग हुए हैं। मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते वक्त बताया था। निक्षा जो शब्द है उसका अर्थ होता है निकट, निकट में, है ना। तो निक्षा जहाँ भी प्रयोग होगा वहाँ, चाहे प्रति, एक प्रति शब्द है, इसका अर्थ होता है की ओर। इन दोनों ही शब्द जहाँ प्रयोग होंगे उसके साथ वाले शब्द में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके योग में किसका प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्या होती है, पुल्लिंग में यदि हम कहें तो एक शब्द रूप ले लेते हैं हम, जैसे रामम, रामौ, रामान, ये पुल्लिंग शब्द का है। और स्त्रीलिंग शब्द में लताम, लते, लताः। और यदि नपुंसकलिंग शब्द है तो फलम, फले, फलानी, ये द्वितीय विभक्ति होती है। इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तीनों मैंने आपको बता दिया। तो निक्षा या प्रति शब्द के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पहला सेंटेंस है, आश्रमम निक्षा कृषि क्षेत्राणि संति। तो निक्षा आने की वजह से आश्रमम, ये रेड जो भी है, देखो सब द्वितीय विभक्ति है। पहले में आश्रमम आया, दूसरे में भी निक्षा की वजह से विद्यालयम आया, थर्ड में, दूसरे में प्रति की वजह से धान्य क्षेत्रम आया, ठीक है। और इधर निक्षा की वजह से विद्यालयम आया, और यहाँ लास्ट में प्रति की वजह से नदीम आया। तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। अब लास्ट में अभ्यास प्रश्न है। देखो अभ्यास प्रश्न का मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन आंसर में कि आपको क्या करना है। केवल क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं समझाते हूँ, करना आपको खुद को है। पहले बिना देखें, फिर उसको चेक करना है नीचे आंसर की से, फिर फेयर कॉपी में करना है।
तो संस्कृत में उत्तर दो। ये तो मैंने आपको बताया, जैसे आप हर क्वेश्चन का अनुवाद करोगे, हर प्रश्न का अनुवाद करोगे, आपको अपने आप आंसर समझ में आ जाएगा। जैसे पहला, आरुणे गुरु क आसीत, आरुणिका के, गुरु क यानी कौन, आसीत का मतलब थे, कौन थे, अभी हमने पढ़ा है चैप्टर, आरुणि के गुरु कौन थे, तो आंसर अपने आप आएगा धौम्य, ऋषि धौम्य। तो जैसे ही हम हिंदी अर्थ करेंगे इस क्वेश्चन, हर संस्कृत के क्वेश्चन का, हमें आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, और फिर भी नहीं मिलता है यदि किसी का, तो आप इस चैप्टर में से उसको ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सही कथनों पर राइट का चिन्ह लगाएं। तो हम इसमें भी क्या होता है, आपको हर सेंटेंस का हिंदी अनुवाद करना है। जैसे ही आप हिंदी अनुवाद करोगे आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। जैसे फर्स्ट, आश्रमे शिष्या कृषि क्षेत्रेषु कृषि कार्यमपि कुर्वन्ति स्म। आश्रम में, शिष्या यानी शिष्य, कृषि क्षेत्रेषु यानी खेतों में, कृषि कार्यमपि कृषि कार्य को भी, कुर्वन्ति स्म कर रहे थे। तो कृषि कार्य करते थे नहीं करते थे आश्रम में शिष्य, तो यानी करते थे। तो फिर क्या होगा, यहाँ राइट या रॉन्ग, सही या गलत, तो सही, यहाँ राइट का चिन्ह लगेगा। अपने आप हमें आंसर आएगा, बस हमें समझने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। तो इसका वाक्य में प्रयोग करना है, ये आप केवल रफ कॉपी में करें, इसे फेयर कॉपी में नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको फेयर कॉपी में नहीं करना है, ठीक है, रफ कॉपी में करना है। इसमें वाक्य में प्रयोग किस तरह से करते हैं, जैसे मैंने अभी निक्षा का बताया था आपको, मतलब ये इनमें से ये वर्ड उस सेंटेंस में आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित शब्दों के कारण सहित विभक्ति निर्देश करें। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिया भी हुआ है यहाँ, आश्रमे धौम्य वसति स्म। आश्रम में पे क्या कर रखा है, यहाँ अंडरलाइन कर रखी है, अंडर रेखांकित किया हुआ है। इसका मतलब है इस शब्द की जो भी विभक्ति है वो बतानी है हमें, लेकिन उसका कारण भी बताना है। तो आश्रम में पहले हम ये पता करें कौन सी विभक्ति है। इसमें सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी का भी कौन सा है, एक वचन है। वैसे इसमें केवल विभक्ति दी हुई है, लेकिन हम पूरा लिखना चाहें तो सप्तमी एक वचन है। तो अब ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ यहाँ, उसका रीजन है अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति किस कारक में आती है, अधिकरण कारक में। तो अधिकरण कारक में हमेशा सप्तमी विभक्ति होती है, इसलिए यहाँ सप्तमी का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब जैसे थर्ड है, इसका थर्ड क्वेश्चन, क्षेत्रम प्रति क गमिष्यति। इसमें क्षेत्रम पर रेखांकित है, तो क्षेत्रम यानी कौन सी विभक्ति है, पहले ये पता करो। तो द्वितीय विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है। तो ये द्वितीय विभक्ति क्यों आई यहाँ, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। इसके आगे देखो, प्रति, प्रति शब्द के योग के कारण, प्रति शब्द आ जाने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुआ है। तो हमें लिखना पड़ेगा प्रति के योग से, और फिर आगे लिखना है द्वितीय विभक्ति। ठीक है, इस तरह से इसे करना है। निम्नलिखित क्रियाओं का पद परिचय दीजिए। पद परिचय का अर्थ होता है, इसके बारे में आपको ये बताना है, ये क्या है, सारी धातुएं है ना, क्रियाएं हैं। तो इन क्रियाओं को आपको उसकी धातु बतानी है क्रियाओं की, कि इसमें कौन सी धातु है। लकार बताना है, कौन सा काल है, लकार है। पुरुष बताना है और वचन बताना है। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, पहला दिया हुआ है अतिष्ठत, इसमें स्था धातु है, लकार है लंग लकार, यानी लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल, पास्ट टेंस। प्रथम पुरुष है, यानी फर्स्ट लाइन है इसकी, 3 पुरुष होते हैं, प्रथम मध्यम उत्तम, तो प्रथम पुरुष है। और उसका भी एक वचन है, 3 वचन होते हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो एक वचन है। ठीक है, इस तरह से बताना है। अगला है, निर्देशानुसार शब्द रूप लिखें। क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको इसके शब्द रूप कहाँ लिखने हैं, इसके आगे लिखने हैं, लेकिन
शब्द रूप पूरे पूरे लिखने हैं, जैसे तीनों वचनों में, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्षेत्र द्वितीय विभक्ति। पहले आपको एक सीधा सा समझा, क्षेत्र द्वितीय विभक्ति, यानी क्षेत्र शब्द की द्वितीय विभक्ति लिखनी है, पूरी तीनों रूप लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो मैंने अभी बताया था आपको, फल शब्द के द्वितीय विभक्ति बताई थी थोड़ा पहले, फलम, फले, फलानी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्षेत्रम, क्षेत्रे, क्षेत्राणि, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में मैंने कहा था कि वो कॉपी में नहीं करना है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी कॉपी में मत करिए, ये केवल आप रफ कॉपी में कर लीजिए। ठीक है, संस्कृत में अनुवाद, इसमें आपको हिंदी में वाक्य दिए हुए हैं, इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। ये भी आप रफ कॉपी में ही करना है, इसको भी फेयर कॉपी में मत करना। क्वेश्चन नंबर 7 को भी रफ कॉपी में आप उतार सकते हैं, या बुक में भी इसके सामने इसका आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये इसका देखो उत्तर माला है आंसर की, ये पूरे आंसर यहाँ दिए हुए हैं, सारे आंसर इसमें लिखे हुए हैं। केवल ये ध्यान रखना, जो आंसर ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो इसमें नहीं मिलेगा, तो ध्यान से देखकर उसको करें, किसी का ऊपर नीचे आंसर नहीं लिख दें। ठीक है, इस तरह से आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपका काम है, जो रफ कॉपी में करने का काम है, प्रैक्टिस करने का काम है, वो रफ कॉपी में करें। फेयर कॉपी में करने वाले क्वेश्चन से वो फेयर कॉपी में करें, फिर उसके बाद चेक कराएं। चेक कराने के बाद इसको आप अच्छी तरह से समझकर याद कर लें। सबसे अंत में आपको सभी क्वेश्चनों को याद करना है, यह आपकी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सभी क्वेश्चनों को आपको क्या करना है, याद करना है। धन्यवाद।